Hello everyone, welcome back to the channel Core Physics. So everyone, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में. तो देखिए, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है हमारे पास में. एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है हमारी वेक्टर. ये दो जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स हैं. अब स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती. सम जनरल एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, चार्ज एंड मैनी मोर. तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को उठा करके कोई दूसरी जगह भी अगर रख देते हैं तो ये जो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई चेंज नहीं आता. जैसे इसका मास यहाँ पर मान लीजिए 2 किलोग्राम है, तो इसको उठा करके कोई दूसरी जगह भी रख देते हैं तो इसका भी मास 2 किलोग्राम ही रहेगा. इस फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. रेफरेंस पॉइंट, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में अगर क्वांटिटी की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. इस टाइप की जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या कहलाती है? स्केलर कहलाती है. तो इनके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है? मैग्नीट्यूड रहता है. जैसे ये 2 kg हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, इसके डायरेक्शन मैटर नहीं करती. जबकि वेक्टर्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में रहता है एक तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट रहते हैं. तो वेक्टर का सबसे बेस्ट और एकदम सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर जो है डायरेक्शंस बनाता हूँ. जैसे ये मैंने बनाया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. अब सपोज कीजिए कि अगर कोई पर्सन कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सपोज कीजिए 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है. तो यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है, ये हमारा ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट. यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाता है. तो ये 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. अब ऐसे तो ये 5 किलोमीटर जो है वो केवल डिस्टेंस है, लेकिन अगर आप इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड कर देते हो जो कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब ये 5 किलोमीटर केवल डिस्टेंस नहीं रहा, ये क्या बन गया है? डिस्प्लेसमेंट बन गया है. डिस्प्लेसमेंट की जनरल डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई पर्सन या फिर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है. ठीक है, तो यही 5 किलोमीटर अगर वो इस डायरेक्शन में चल जाए, ठीक है, 5 किलोमीटर अगर इसी डायरेक्शन में चल जाए, नॉर्थ वेस्ट में चला जाए, तो वो अलग डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, और नॉर्थ ईस्ट में जाएगा तो अलग डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा. तो मतलब इस 5 किलोमीटर के साथ में डायरेक्शन भी मैटर करती है. तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. समझ में आया? जैसे कि और एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में एक कैन है, ठीक है. अब इस कैन पर मैं कोई फोर्स लगाता हूँ, तो अगर मैं इस फोर्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली लगाऊंगा तो ये जो कैन है वो सरफेस पर आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है. और वही फोर्स अगर मैं वर्टिकली इसके अपर सरफेस पर लगाऊंगा तो कैन जो है वो श्रिंक हो जाएगा. जैसे कैन पिचक नहीं जाता, वैसे ये कैन पिचक के छोटा हो जाएगा, इतना सा रह जाएगा. तो फोर्स मान लीजिए कि अगर 5 न्यूटन का फोर्स है तो मैटर करता है कि कौन सी डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने पर रिजल्ट अलग अलग आते हैं. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन चेंज कर देने पर हमें अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं, वो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है वो हमारी क्या होती है? वेक्टर होती है. जबकि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें आपने डायरेक्शन में चेंज कर दिया फिर भी उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, वो हमारी कौन सी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई. तो इतना आपको डिफरेंस समझ में आया?
तो फिजिकल वर्ल्ड में कई सारी क्वांटिटीज़ जो होती है, जिनमें से कई सारी स्केलर होती है, कई सारी वेक्टर होती है, और एक थर्ड टाइप की और होती है जिनको टेंसर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो मेन कंसर्न है वो क्या है, वेक्टर्स है। तो अब वेक्टर्स कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है ये तो आपने देखा। अब हमें देखना है कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नॉर्मली कोई भी वेक्टर ले लीजिए, जैसे कि वही ले लेता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, एज अ वेरिएबल मैं इसको ट्रीट करता हूँ, जैसे 4, 5, 6, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, कितना भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे कि मान लो कोई पर्सन चलना स्टार्ट हुआ, ऐसे करके यूँ चला, ठीक है, ये सारा पाथ उसने ट्रैवल किया और फिर वो यहाँ पे पहुँच गया। तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और सपोज कीजिए ये हमारा जो है 15 ले लो, 15 किलोमीटर का जो है इस पर्सन ने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। और ये जो लाइन जो कर्व्ड है ना, ये जो पाथ है ये होती है डिस्टेंस। ठीक है, कितना वो चला वो होता है उसका डिस्टेंस, और एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ को उनके सिंबल, ठीक है, कोई भी ABCDEFGH कुछ भी सिंबल हो सकता है, वेरिएबल का सिंबल हमें लेना है उसका, और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो हमें बना देना है। ऐसा करने से हमें नॉर्मल कोई फिजिकल क्वांटिटी है जैसे डेंसिटी D और डिस्प्लेसमेंट D, दोनों के बीच में फ़र्क पता चल जाएगा, क्योंकि जिसके ऊपर एरो है वो कौन सी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, इनको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, जहाँ पे एरो का हेड तो बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है, और एरो की जो टेल है वो बताती है कि वेक्टर जो है कौन से पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। अब पेज पे अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डिस्प्लेसमेंट को, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैंने पेज पर रिप्रेजेंट किया, ठीक है, और ये 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो लेंथ है इसकी, एरो की जो लेंथ है, वो लेंथ जो है वो हमें क्या डिनोट करेगी, उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, कि भाई ये ऐसे करके मैंने एक एरो बनाया। ठीक है, अब इस एरो की जो हेड और टेल की पोजीशन है वो तो हमें डिनोट करती है इसकी डायरेक्शन क्या है, और इसकी जो लेंथ है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये मैग्नीट्यूड जो है ये हम स्केल के अकॉर्डिंगली फिट करते हैं ताकि हमारे पेज के अंदर रिप्रेजेंट कर पाएँ। अब ऑब्वियसली 5 किलोमीटर की लेंथ को मैं पेज में तो दिखा नहीं पाऊँगा, तो इसलिए हम सपोज करते हैं कि जैसे कि मान लो 1 किलोमीटर जो है, जो मेरे स्केल है उसके अंदर 1 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 5 किलोमीटर की लाइन को मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन से रिप्रेजेंट कर दूंगा। आपको ये मान के चलना है कि 1 सेंटीमीटर जो स्केल का 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में कितना मानना है हमें, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो हुआ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। फोर्स अगर वेक्टर है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है तो उसको इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एरो लगा करके आप वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब डी वेक्टर लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया 5 किलोमीटर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर तो दोनों तरफ हमें डायरेक्शन का पता रहना चाहिए। यहाँ से तो हमें इस एरो से पता चल रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये क्या ये 5 किलोमीटर वेक्टर है, कहीं ये डिस्टेंस तो नहीं। तो हमको इसके पास में लिखना पड़ेगा टूवर्ड्स, अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी डायरेक्शन है उसको आप पे लिखना पड़ेगा। इसको लिखने का एक और मोर कन्वीनियंट मेथड है जिसमें हम यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो है हमारा वेक्टर को लिखने का तरीका। अब कभी कभी क्या है, हमें केवल 5 किलोमीटर ही बताना है। अब ये 5 किलोमीटर है वो तो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड को लिखते टाइम आप या तो वेक्टर के दोनों तरफ ऐसे लाइनें करके एक मॉड्यूलस बना दो, या फिर सीधा डायरेक्ट लिख दो। दो तरीके से वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि अगर मेरे पास में डी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड को मैं सिंपल डी भी लिख सकता हूँ, और दोनों तरफ लाइन बना करके मॉड्यूलस की फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकता हूँ।
कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बच्चों के, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा। मैग्नीट्यूड के अंदर हमें ये पता करना होता है कि वो जो क्वांटिटी है वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है। अब प्लस माइनस है यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड केवल और केवल हमें बताएगा कि उसका जो है वैल्यू कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। एरो से रिप्रेजेंट करना है आपको, वेरिएबल के ऊपर एरो लगाना है, और कोई वेक्टर ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये ए वेक्टर हो गया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हम मूव करते हैं वेक्टर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कैसे ऐड करेंगे वेक्टर्स को? तो इसके लिए हमें मिनिमम 2 वेक्टर चाहिए। ठीक है, 2 वेक्टर्स होंगे तो आप उनको आपस में ऐड करोगे, फिर 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 जितने भी आप मर्जी चाहो उतने ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो 2 वेक्टर लेते हैं हम। ये लिया मैंने वेक्टर ए और दूसरा मैंने ले लिया वेक्टर बी। अब इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? तो जैसे मान लो कि मुझे ए प्लस बी करना है। क्या करना है मुझे? ए प्लस बी करना है, और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? कोई वेक्टर आना चाहिए। मान लीजिए कि वो आ रहा है मेरा वेक्टर सी। तो ये ऐसे वर्क करेगा कि ए का जो हेड है उसे बी की टेल से कनेक्ट करो। ये हो गया वेक्टर ए। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया, और इसको बी की टेल से कनेक्ट कर दीजिए। ये मैंने बी की टेल से कनेक्ट कर दिया। ये मैंने बी थोड़ा टिल्टेड बना दिया, जबकि बी ऐसा है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर देने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम वेक्टर रहता है। जैसे ये पेन वेक्टर है, ये यहाँ पर हो या फिर सिमिलर पोजीशन में दूसरी तरफ हो, इस सेम वेक्टर रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा इनमें। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे जो हमारा सेकंड वेक्टर है उसके हेड को मिला दीजिए और इसी डायरेक्शन में एरो बना दीजिए। ये मेरे पास में आ गया मेरा वेक्टर सी। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक तो ये हो गया, और इसके अंदर ध्यान रखने वाली चीज़ कौन सी है कि जो सी है वो कभी भी ए प्लस बी से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब सी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए और बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, बड़ा पॉसिबल ही नहीं है, ये बड़ा कभी नहीं होगा इससे। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होती है वो अदर 2 साइड्स के सम से हमेशा छोटी रहती है। ठीक है, तो बड़ा ये हो नहीं सकता। हमेशा ये क्या रहेगा? ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से छोटा रहेगा। एक स्पेशल केस है जिसमें ये ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ए और बी को हम ऐड कर देंगे तो हमें वेक्टर सी मिल जाएगा। ऐसा उस केस में होगा जब ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। ए और बी अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इनको सिंपली ऐड कर दोगे, हमें एक नया वेक्टर मिल जाएगा, वेक्टर सी। ठीक है, तो ये तो इस केस के लिए है। बाकी सारे केस में ये रहेगा और ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, ये हुआ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स करने का ये ट्रायंगल लॉ है। कौन सा? ये ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ के अलावा एक और लॉ है जिसको हम पैरेललोग्राम का लॉ बोलते हैं वेक्टर एडिशन के लिए। ठीक है, सिमिलर ही है ट्रायंगल लॉ के। बेसिकली इसमें क्या करना होता है, आपको 2 वेक्टर्स को लेना है, उनको टेल टू टेल अलाइन कर देना है। ठीक है, दोनों वेक्टर्स की टेल मिला देनी। ये हो गया मेरा वेक्टर ए, ये हो गया मेरा वेक्टर बी। दोनों के बीच में मान लीजिए एंगल कितना है? थीटा है। बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर एक और वेक्टर बनाइए। ठीक है, और ए को भी शिफ्ट करके यहाँ पर आप एक पैरेललोग्राम बना दीजिए। जो इसका बड़ा वाला डायगोनल बनेगा वो मुझे क्या देगा? वेक्टर सी देगा, जो कि बेसिकली क्या है? ए प्लस बी है।
अब ये जो सी जो वेक्टर है ना, ये ए प्लस बी है, ये ट्राइंगल लॉ के सिमिलर ही है क्योंकि बी वेक्टर को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। ओके, अब जो इनका रिजल्टेंट आएगा सी, उसका मैग्नीट्यूड हम अभी निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए सी का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए वही पैरेललोग्राम वाले लॉ का मैं यूज़ करता हूँ। तो ये मेरा वेक्टर है, वेक्टर बी, ठीक है, और ये है वेक्टर ए, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और ये एक पैरेललोग्राम मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये बड़ा वाला जो डायगोनल है ये क्या है, हमारा वेक्टर सी। हमें सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब ये जो डायग्राम है, इसको अगर मैं स्केलर फॉर्म में मैं बात करूँ तो ये मैग्नीट्यूड ए हो गया इस लेंथ का। ये जो लेंथ है वो क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है। ये वाली जो लेंथ है वो मेरा क्या है, बी का मैग्नीट्यूड है। तो मैं इसको एक बार सिंपली बी लिख लेता हूँ। अब यहाँ से इस पॉइंट से ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो लाइन अगर है नहीं तो आगे उसको एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये लेंथ कितनी है मेरी, सॉरी बी यहाँ पर चिपक गया, एक्चुअल में बी लेंथ ये है। डायग्राम को थोड़ा और बेसिकली क्लियर बना देते हैं। ये है था पैरेललोग्राम, वेक्टर के निशान एक और ओमिट कर देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, और ये आ गया, ये लेंथ है कितनी, सी है, और ये बड़ा वाला एंगल जो है ये कितना है, थीटा है। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, सेम डायग्राम बनाया मैंने जो ऊपर है। ये दोनों लाइंस जो है आपस में पैरेलल है, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना रहेगा मेरा, थीटा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये जो लेंथ है वो निकल के आती है बी कॉस थीटा। ये लेंथ निकल के आती है बी कॉस थीटा। ये वाली लेंथ जो है खड़ी वाली ये निकल के आएगी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहा है जिसमें सी जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप पाइथागोरस की थ्योरम लगा दीजिए तो यहाँ पे मिलेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो तो मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये देखिए यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1, तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो सी का जो मैग्नीट्यूड है वो निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसको है ना लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं। सिंपली ये हमारे पास में कोई रैंडम ट्रायंगल है, अगर ऐसे करके देखो है ना, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है इसकी हेल्प से आप ये वाली लेंथ निकाल पा रहे हैं, इसमें यही तो कर रहे हैं, तो ये लॉ ऑफ कोसाइन भी कहलाता है। तो ये तो है वेक्टर का एडिशन। ठीक है, अब लास्ट पार्ट की तरफ मैं मूव करता हूँ और इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर ये वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर ए, ठीक है, तो इसका जो रिवर्स है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रखना है, डायरेक्शन को उल्टा कर देना है। ये वेक्टर क्या हो गया मेरा, वेक्टर माइनस ए। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि मुझे फाइंड आउट करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये मेरा वेक्टर ए है, ये क्या है मेरा वेक्टर बी है, लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। मतलब ये जो बी वेक्टर है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स का करना पड़ेगा। तो मैं इसको जस्ट इसकी एक मिरर इमेज यहाँ बनाऊंगा। ये मेरा क्या हो गया,
बी वेक्टर, ठीक है। अब बेसिकली a माइनस बी क्या है, a प्लस माइनस बी, मतलब ये दो वेक्टर जो हैं इनका हमें सम करना है, किसका, a और माइनस बी का। तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी। तो बेसिकली a की हेड माइनस बी के टेल से कनेक्ट हो जाएगी, जो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। फिर हेड टू टेल मिला देंगे तो हमें वेक्टर c मिल जाएगा। तो इस नेगेटिव वेक्टर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस वेक्टर को फ्लिप करना है और आपको नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा। उसके बाद में आप जो है उसके साथ में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें कर सकते हैं। तो जब वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, हमारा वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा, दो वेक्टर्स हैं a और b, बीच का एंगल हमें दिया हुआ है थीटा, तो इस लॉ से हम रिजल्टेंट वाले का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और नेगेटिव वेक्टर हो तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। बाकी उसमें आप मत ही पढ़ना, आप सिंपली b को इस तरफ घुमाइए और जो है a माइनस बी निकाल लीजिए। तो ये तो था वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे और यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।